30 साल पहले 2017 में मानव जाति को पता चला कि हाई रैंकिंग नाजियों ने चांद के अंधेरे हिस्से में जा रहे हैं। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गुप्त रूप से चांद पर भेजा गया था और भुला दिया गया। 1 दशक से अधिक समय तक अंधेरे में रहने के बाद चांद नाजियों को दूसरे विश्व युद्ध में उनकी हार और उनके महान लीडर की मौत के बारे में बताया गया। वे उन सभी से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी। चांद नाजियों और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दिया। युद्ध केवल 1 साल तक चला, लेकिन इसका अंत पृथ्वी के रेडियो एक्टिव गंदगी में बदलने के साथ हुआ। जलवायु इतनी अधिक बिगड़ गई कि सूखी भूमि भी बर्फ से ढक गई। जो लोग युद्ध में नहीं मरे वे रेडिएशन के कारण मारे गए, जबकि अन्य लोग जलवायु के कारण मरे। ऐसी स्थितियों में बचे हुए हजारों मानव बचे लोगों को उसी चांद आधार पर जीवन बनाए रखने का एक रास्ता मिल गया जहां नाजी युद्ध से पहले रह रहे थे। वे आखिरी अंतरिक्ष यान में सवार हुए और चांद के अंधेरे हिस्से की ओर चल पड़े। आइडिया काम कर गया और उन्हें एक नया घर मिल गया। कम सामान के बावजूद जीवित मनुष्य 30 वर्षों से चांद के अंधेरी जगह पर रह रहे हैं। वे चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले मिनरल का उपयोग करके भोजन उगाते हैं, लेकिन वे सब भी खत्म हो रहा था। इसके अलावा बार बार और तेजी से बढ़ते चांद के भूकंप ने वहां के रहने वाले लोगों के जीवन को बड़े खतरे में डाल दिया है। चांद लोगों की लीडर रेनेट नाम की एक महिला है जो अपने लोगों के लिए रिसोर्सेस को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारी उनकी छोटी बेटी ओबी पर आ जाती है। किसी भी डिस्टोपियन स्थिति की तरह एक कम्युनिटी ऐसा है जो अभी भी दूसरों की तुलना में बेहतर जीवन जी रहा है। वे पहले चांद नाजियों का एक छोटी सी कम्युनिटी है जिन्हें टेक के लिए ऑब्सेस्ड पागल है। वे स्टीव जॉब्स को बहुत मानते हैं और सोचते हैं कि जो कोई भी अपनी मोबाइल सेटिंग्स को डिफॉल्ट से बदल देगा उसे भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा। उनका नेता डोनाल्ड नाम का एक व्यक्ति है जो अपने नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को एक मोबाइल ऐप के थ्रू मार देता। ओबी और रेनेट डोनाल्ड और उसके कम्युनिटी के बेहद खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है। एक दिन रेनेट और उसके काउंसिल का एक इंसान एक अजीब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से उनकी ओर आते हुए देखते हैं। वे यह जानकर सरप्राइज है कि पृथ्वी पर इतने वर्षों तक कोई जीवित था, और इससे भी अधिक सरप्राइजिंग है कि पृथ्वी पर इंसान एक काम करने वाला स्पेसशिप बनाने में कामयाब रहे। रेनेट पूरे जहाज को समाप्त करना चाहती है और जो भी अंदर है उसे मार देना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब चांद और पृथ्वी के इंसान मिले थे तो कुछ अच्छा नहीं हुआ था। हालांकि ओबी पूरी परिषद के खिलाफ जाती है और सिस्टम में खराबी की शुरुआत करती है ताकि उसकी माँ इंसान के अंतरिक्ष यान पर हमला न करे। वह लैंडिंग में उनकी सहायता भी करती है और कुछ जीवित पृथ्वी के इंसानों से भी मिलती है। पता चला कि वे युद्ध के बाद रूस में एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे, लेकिन रेडिएशन वर्षों में फैल गया और उनके पास खाना खत्म होने के कारण वे चांद के लोगों से मदद मांगने आए हैं। ओबी जानना चाहती है कि पृथ्वी के मनुष्यों को चांद के आधार के बारे में कैसे पता चला, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पृथ्वी के कम्युनिटी का लीडर साशा है और वह जहाज बनाने वाला इंजीनियर भी है। उन्हें खुशी है कि आखिरकार उनके पास एक नया घर है, जब तक कि रेनेट ने खुलासा नहीं किया कि चांद के पास उन्हें बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज उतने हैं भी नहीं। अगर वे यहाँ रहना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो उनको यहाँ जिंदा रख सके, जो इतने कम समय में मिलना लगभग असंभव है। अभी के लिए नए पृथ्वीवासियों को स्टोरेज रूम्स में रखा जाता है और भोजन और पानी दिया जाता है। ओबी को एक ऐसे स्पेस स्टेशन को ठीक करना है जिसे वर्षों पहले उसके हिस्सों को नष्ट कर दिया गया था। तब लोग एक ऐसे मोमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन यदि स्टेशन अभी भी काम कर रहा होता तो उनके पास रहने के लिए एक जगह होती, जब चांद के भूकंप ने बेस को रहने लायक नहीं बना दिया। ओबी का मानना है कि वह सही रिसोर्सेज के साथ स्पेस स्टेशन को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए लूनर मिनरल्स कभी नहीं मिलेंगे। जहाज के इंजन पर काम करते समय उसने एक व्यक्ति को नाजी कार्यालयों में घुसते हुए देखा। वह उसके पीछे पीछे चलती है, लेकिन वह आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे बाहर गिरा देता है। जब ओबी जागती है तो वह खुद को पुराने फ्यूहरर के ऑफिस में पाती है। वह आदमी वह है जो पहले जहाज पर पृथ्वीवासियों के साथ आया था। जब उससे पूछा गया कि वह क्या चाहता है तो उसने खुलासा किया कि वह कोई और नहीं बल्कि लूनर फ्यूहरर और वर्ल्ड वॉर 3 में नाजी सेना का कमांडर है। ओबी हैरान है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि युद्ध के बाद से उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी है।
ओबी अपनी माँ को उसकी मौजूदगी के बारे में बताना चाहती है और उसे फांसी देना चाहती है, लेकिन फ्यूहरर उसे ऐसी चीज की रिश्वत देता है जिसे वह मना नहीं कर सकती। उसका दावा है कि उसके पास एक जादुई पदार्थ है जो उसकी मरती हुई माँ को बचा लेगा। खुद को साबित करने के लिए फ्यूहरर ने अपनी एक उंगली काट दी, जो एक पल में वापस भी गई। ओबी उसे एक मौका देने का फैसला करती है और अपनी माँ के लिए चॉकलेट जैसी जादुई चीज लाती है। इसे खाने से रेनेट की साल भर से चली आ रही बीमारी ठीक हो जाती है। उसकी उम्र भी कम हो रही है और वह जवान हो जाती है। डोनाल्ड छुपकर उन्हें देखता है, इस खोज से हैरान हो जाता है। ओबी फिर फ्यूहरर के पास जाती है और उसे समझाने के लिए कहती है कि क्या हो रहा है। आदमी बताता कि वह व्रिल्स नामक एक एलियन है। बहुत समय पहले जब डायनासोर जीवित थे, ओबी, उसका भाई हिटलर और उनकी तरह के कई अन्य लोग पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और डायनासोरों को अपने इस्तेमाल के लिए पालना शुरू कर दिया, जब तक कि एक एस्टेरॉइड के हमले में वह सारे डायनासोर जब तक मरे नहीं। व्रिल्स ने आशा नहीं खोई और पृथ्वी पर ही रहना जारी रखा। फिर एक दिन चांद फ्यूहरर ने अपने पालतू बंदरों एडम और ईव पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। व्रिल्स व्रिलिया नाम के एक स्पेशल नेक्टर की वजह से जीवित रहते हैं, जो उनके लंबे जीवन और रिजेनरेटिव पावर्स का स्रोत है। आदम और हव्वा को यह नेक्टर दिया गया और उनके विकास में तेजी आई, जिसके वजह से मानव जाति का अस्तित्व हुआ। उनके अनुसार व्रिल्स ने खुद को इंसानों का रूप लिया और उनके बीच रहना जारी रखा। कई सालों के बाद युद्ध हुआ और पृथ्वी से इंसानों का सफाया हो गया। व्रिल्स ने अपना सबक सीखा और दोबारा इंसानों को जिंदा करने की गलती नहीं करने की कसम खाई। फ्यूहरर का भाई हिटलर व्रिल्स का नेता है और वह इंसानों से नफरत करता है। दूसरी ओर फ्यूहरर उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने भाई से नफरत करता है और उसके जीवन को नरक बनाना चाहता है। इसलिए वह व्रिल्स के खिलाफ ओबी और इंसानों की मदद करने के लिए तैयार है। ओबी अभी भी पूरी कहानी नहीं समझ पाई और पूछती है कि व्रिल्स कहाँ रहते हैं। तब यह पता चला कि वे पृथ्वी के अंदर एक खोखली जगह पर रहते हैं, पृथ्वी से भी नीचे। इस स्थान पर सूर्य के लिए एक विकल्प है जो व्रिलिया के जार से चलता है। यदि ओबी जार को चांद पर ला सकते हैं तो वे स्पेस स्टेशन को शक्ति दे सकते हैं और चंद्रमा के भूकंपों और उनके खतरे से दूर पृथ्वी में रहना भी जारी रख सकते हैं। वह ऊर्जा उन्हें फसलें उगाने में भी मदद करेगी, जिससे इंसान जीवित रह सकते हैं। ओबी साशा से मदद मांगने से पहले समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वह अपने अंतरिक्ष यान को वापस पृथ्वी पर ले जा सकता है। उनके साथ मैल्कम नाम का एक सोल्जर और डोनाल्ड और उसके कम्युनिटी के लोग भी शामिल हो जाते हैं। ओबी के पास फ्यूहरर द्वारा दिया गया एक नक्शा और उसकी कटी हुई उंगली है, जिसके बारे में उसे लगता है कि उससे पृथ्वी पर मदद होगी। अगले सीन में साशा का जहाज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। वे कोई भी लैंडिंग साइट चुनते हैं और किसी तरह पृथ्वी के कोर तक उतरते हैं। जहाज बिना किसी नुकसान से लैंड हो जाता है और सुंदर आंतरिक पृथ्वी को देखते हैं। यदि वे व्रिल्स को हरा देते हैं तो इंसानों को उनका ग्रह वापस मिल सकता है, लेकिन वे अभी के लिए ओबी दूसरे सूर्य को शक्ति प्रदान करने वाले व्रिलिया को चुराना का प्लान बनाते हैं। जगह के चारों ओर घूमने के लिए वे साशा के नोकिया 3000 का उपयोग करते हैं। थोड़ी देर के लिए स्नेक गेम खेलने के बाद वे मिशन जारी रखते हैं और अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाते हैं। फिर हमें व्रिल्स के लीडर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हिटलर, मार्क जुकरबर्ग, ओसामा बिन लाडेन और कई अन्य झात हस्तियां शामिल हैं। उनका मानना है कि इंसानों को मार गिराए जाने के बाद वे एक बेहतर कम्युनिटी बन गए हैं। हिटलर अब भी पहले की तरह स्ट्रिक्ट है और जब राष्ट्रपति उसके प्रोपेगेंडा के खिलाफ जाने की कोशिश करती है तो वह अपने मेंबर्स से राष्ट्रपति पर हमला करवाता है। व्रिल के बाजार में पहुंचने पर डोनाल्ड और उनके बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके भगवान स्टीव जॉब्स टहल रहे थे। ओबी उन्हें उससे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन उनका मानना है कि स्टीव कभी भी अपने चाहने वालों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वे अपने भगवान के पास जाते हैं और जल्द ही पछताते हैं जब व्रिल गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। ओबी, साशा और मैल्कम बाकी गार्ड से बचकर भागते हैं। मैल्कम उनका ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी लेता है, जबकि बाकी 2 भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर ओबी की जरूरत है। अपनी जान बचाने के बाद दोनों व्रिल गार्ड के कपड़े पहनकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाते हैं, जहां व्रिल रखा जाता है। धरती पर इंसानों की मौजूदगी से अनजान मंदिर के गार्ड उन पर शक नहीं करते। ये पता चला है कि फ्यूहरर ने ओबी को जो उंगली दी थी उसका उपयोग मंदिर के द्वार खोलने के लिए था।
दोनों को दूसरे सूर्य को शक्ति देने वाले शानदार व्रिलिया का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। इस बीच मैल्कम के साथ डोनाल्ड और उसके लोगों को हिटलर के पास ले जाया जाता है। अब तक उनका अपने नेता पर से अटूट भरोसा उठ चुका है और वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। डोनाल्ड हिटलर को बोलता है कि वह अपने लोगों को उनकी हमेशा के लिए सेवा करने को तैयार है, उनके जीवन के बदले। मैल्कम ने उसे चेकोस्लोवाकिया की याद दिलाते हुए कहा कि हिटलर अपने वादे नहीं निभाता। बदले में डोनाल्ड और उसके सारे लोगों पर हिटलर के बाकी सारे मेंबर्स उन पर हमला कर उनको जिंदा खा लेते हैं। सिर्फ मैल्कम को छोड़कर मंदिर में ओबी व्रिलिया तक जाने के लिए ऊपर चढ़ती है। साशा का अनुमान है कि नेक्टर जार का वेट 1000 किलोग्राम से अधिक होगा। ओबी जब जार को उठती है तो फिर यह पता चलता है कि उसका मतलब किलोग्राम नहीं बल्कि 1000 ऑन्स था। नेक्टर को अपने कब्जे में लेकर अब दोनों को मैल्कम को बचाना है और चांद पर अपने घर लौटना है। अब तक डोनाल्ड और उनके लोग व्रिल्स के लिए मसले हुए मांस में बदल गए हैं। हिटलर और स्टीव चांद के निवासियों के खिलाफ साजिश रचते हैं। तब मैल्कम अपनी मानव शक्ति के साथ जंजीरों को तोड़ता है और उन पर हमला करता है। ये पूरे व्रिल्स और 3 मनुष्यों के बीच एक लड़ाई स्टार्ट कर देता है, जिन्होंने उनके जीवन का एकमात्र चीज चुरा लिया है। कुछ मिनटों तक तेज गति से रथ का पीछा करने के बाद मैल्कम और साशा ने बिन लादेन, हिटलर, स्टीव और अन्य सभी व्रिल्स को हरा दिया और अंतरिक्ष यान तक पहुंचते हैं और जीत के साथ घर वापस जाते हैं। घर वापस जाते वक्त उनके पीछे एक पहाड़ जैसी चीज जो पृथ्वी की सतह से निकलकर उनका अंतरिक्ष तक पीछा करती है, उसको इग्नोर करते हुए घर तक पहुंचते हैं। चांद पर पहुंचने पर रेनेट अपनी बेटी का स्वागत करती है और उनकी बहादुरी के लिए उन तीनों की तारीफ करती है। जब वे सोचते हैं कि यह एक हैप्पी एंडिंग है, तभी लूनर फ्यूहरर अपना असली चेहरा दिखाता है। भले ही वह मनुष्यों का निर्माता है, वह उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहता और केवल व्रिलिया तक पहुंचाने के लिए उसने इंसानों का इस्तेमाल किया। उसने मैल्कम के पैर में गोली मार दी और धमकी दी कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो रेनेट को भी मार डालेंगे। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और हिटलर अपने डायनासोर के साथ वहां घुस जाता है। कई वर्षों के बाद दोनों भाई अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर एक दूसरे का सामना करते हैं। हिटलर जिस डायनासोर पर सवार है उसे देखते हुए उसका पलड़ा भारी है, लेकिन फ्यूहरर भी पीछे नहीं हटता। चांद पर फिर से एक और सबसे बड़ा मुनकवेक आता है, जिससे यह पक्का हो जाता है क्या वह चांद पर रह ही नहीं सकते। जब लोग मौत के कगार पर होते हैं तो रेनेट व्रिलिया का एक घूंट पीती है और हिटलर से लड़ती है। वह अपनी नई शक्तियों के साथ पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और हिटलर को उसके डायनासोर से गिरा देती है। एक भारी बक्सा उसके ऊपर गिरता है। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह मर जाता है। इस बीच ओबी अपने लोगों को स्पेस स्टेशन पर चढ़ाती है और साशा नेक्टर के जार से उस स्पेस स्टेशन को शक्ति प्रदान करवाता है। ओबी जहाज में अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ उस मलबे से बाहर नहीं निकाल पाती और वह मर जाती है। फिर भी वह संयम बनाए रखती है और स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की ओर ले जाती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। फ्यूहरर, जो अभी भी जिंदा है, चांद से स्टेशन को हैक कर लेता है। तभी ओबी को एक आइडिया आता है। वह फ्यूहरर के सेल फोन पर टर्मिनेशन ऐप को ट्रिगर करने के लिए नोकिया सेल फोन का इस्तेमाल करती है। फ्यूहरर मर जाता है। लास्ट सीन में हम ओबी और साशा को स्पेस स्टेशन के पावर कपल के रूप में अपने जीवन का आनंद लेते हुए देखते हैं और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं और कुछ वर्षों में मंगल ग्रह पर बस जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।